हेलो एवरीवन, मैं आपकी होस्ट सैदा किसा ज़हरा और आप देख रहे हैं इंटरव्यू सीरीज बाय साउथ एशिया रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर माइनॉरिटीज़। मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी आज की गेस्ट खालदा परवीन, जो एक जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं पिछले 15 सालों से। इसके अलावा वो एक वेल नोन एनजीओ अमूमत सोसाइटी की जनरल सेक्रेटरी होने की हैसियत से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी खिदमत अंजाम दे रही हैं और वुमेन इश्यूज स्पेशली मुस्लिम वुमेन इश्यूज के हाल के लिए इन्होंने बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड भी किए और ऑर्गेनाइज भी करवाए हैं और इसी वजह से उन्हें अक्सर मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा, जैसे कि हाल ही में उन्हें बुली बाई ऐप के थ्रू भी टारगेट किया गया। तो आए हम सब वेलकम करते हैं। हेलो मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया यहाँ पर। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। सबसे पहला सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगी, आप पिछले 15 सालों से समाजी कारकुन हैं। आप किससे मुतासिर होकर समाजी कामों में हिस्सा ले रही हैं और आपका ये समाजी खिदमत का सफ़र कैसा चल रहा है? जी, बहुत अहम सवाल से शुरू किए हैं। वाकई जो कि इंसान जब पैदा होकर अपने अकल से कुछ चीज़ों को समझने लगता है, तो मेरा भी मामला ये रहा। मैं जैसे जैसे समझ रही थी समाज को, मैं जब स्टूडेंट थी तो अ, मेरे अतराफ में रहने वाले जो ब्लाइंड लोग होते थे, सड़क क्रॉस करते वक्त क्रॉस कराना, वहां से मैं समझती हूँ जहाँ तक मेरा ख्याल है। और घर के सामने जो साहिल जो आते हैं मांगने के लिए, उनके साथ हमदर्दी का बर्ताव करना, इस तरह का वो मैं महसूस कर रही थी अंदर से। तो मेरे अंदर से शायद बचपन से ही किसी को मदद करने का रुझान रहा। जैसे जैसे एज बढ़ता रहा, फिर जब समझ में आया समाज में हमको और भी बहुत काम है करने के लिए, तो हमने पिछले 15 साल से उसे उसे ज्यादा भी हम कह सकते हैं, किसी का दुख दर्द सुनना, उनके उनके लिए मशवरा देना, या उन जितना हो सका उनको हेल्प करना, चाहे एजुकेशन के मामले में हो या हेल्थ के मामले में हो, या कोई परेशानी आई हो, तो इस तरह उनके छोटे छोटे हेल्प करते करते अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक सफर अब चला है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान है कि इस काम में कई लोग हमसे जुड़े हैं, कई लोग हमारे हमदर्द बने हैं, कई लोग हमारे डोनर्स बने हैं। इस तरह ये मेरा अकेले का काम नहीं है, पूरा टीम वर्क है इसके अंदर। पूरा टीम के साथ हम कर सकते हैं, अकेले करने के काम नहीं। बहुत खूब। चले हम एक और सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सी और एनआरसी के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों में आपका किरदार नुमाया रहा और आप एक बुलंद आवाज बन के सामने आई। क्या आप बता सकती हैं सीए और एनआरसी हिंदुस्तान की आवाम की जमहूरी हुकूक के क्यों खिलाफ? जब सीएए आने से पहले सीए भी था, बिल था वहां पर पार्लियामेंट में, बिल की बहस हो रही थी। उस वक्त से इसके अंदर के सीवीआईटी को हमने महसूस किया था। कई राउंड टेबल हमने एक मीटिंग की थी, इस बिल को समझने की कोशिश की। समझने के बाद उसको एनआरसी से जब जोड़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा संगीन मसले आने का चांसेस था। तो हम ऑलरेडी सीए बी रहने उसी वक्त हमने कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना शुरू किए पब्लिक के अंदर जाकर। लेकिन फौरी फौरी बात जो है ना, सीएए में तब्दील हो गया। वो पूरा एक्ट एक्ट बनकर आ गया, पर जबकि गुफ्तगू हुआ ही नहीं किसी के साथ कि जिसके लिए लाया जाता उनसे गुफ्तगू नहीं, किसी इंटेलेक्चुअल से गुफ्तगू नहीं। अचानक बिल जाकर एक्ट में बदल गया। तो ये बहुत ज्यादा हमको परेशान करने लगा, इसलिए कि अगर से एक सीएए अलग देखते तो हमको कोई मसला नहीं था। किसी भी शहरी को इंडिया में आप पनाह दें, आप शहरियत दें, हमको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इसको एनआरसी से जब जोड़ते हैं तो यहाँ के मुसलमानों के लिए वो बहुत बड़ा खतरा बन रहा था। इसलिए हमने कहा कि ये चीज यहाँ पे मजहब की बुनियाद पर शहरियत का ये देना लेना ये चीज गलत है, क्योंकि इंडिया के अंदर भारत में संविधान में कि मजहब बुनियाद पर कोई सिटीजनशिप दिया नहीं जाता। मजहब अलग चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के इंसान के मतलब यहाँ के शहरी का फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हिफाजत किया गया। हर एक इंसान को अपने मजहब पे चलने का और अपने मजहब को प्रोपोगेट करने का पूरा इख्तियारात है। लेकिन उस ये जो बिल आया है ये कम्प्लीटली मजहब की बुनियाद पर रहने से इसके सीवियरनेस हम समझकर हम जो है ना पूरी तरीके से इसके एहतजाज में हिस्सा लिए, जिसके नतीजे में हमारे ऊपर FIRs हुई हैं कई, और इसके ऊपर हमने कई बार डिटेन हुए हैं। हमको रात भर स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में रहे। मैं अकेली नहीं, और भी लोग हमारे साथ थे, लेकिन हम जो है ना फेस ऑफ हैदराबाद के एतबार से हमने आगे आया था और हमको सब ने करना पड़ा। ये तो मालूम ही था ऐसा होगा,
लेकिन एक अच्छे कॉज के लिए, एक इंडिया के बका के लिए भी, सिर्फ मुसलमान के नहीं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बका के लिए भी हमारे इस तरह का इकदाम उठाना हम सही समझा और किए, और आगे आएंगे तो फिर करेंगे। टोटली एग्री विद यू। हमारा यस। अगला सवाल, मजहबी अकलियतों ने हिंदुस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ अकलियतों पर होने वाले नाइंसाफियों से भी आप बाखूबी वाकिफ हैं। आप अकलियतों के हुकूक के लिए क्या इकदाम करती हैं? देखिए ना, यहाँ पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी का सवाल हर मुल्क में तकरीबन होता ही है। तो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बाज़ाब्ता माइनॉरिटीज के राइट्स को हिफाजत करने का पूरे तरीके से इसके अंदर प्रॉमिस है, इसके अंदर बताया गया क्या इनके राइट्स को महफूज किया जाएगा। अब जब एक प्रॉमिस अगर करने के बाद उस पर अगर उसके खिलाफ वर्जी अगर करते हैं तो आवाज तो उठती है। और हिंदुस्तान आजाद होने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी का काम नहीं था, वही नहीं थे, उस साथ माइनॉरिटीज का बहुत अहम रोल था। ताकि यहाँ तक भी इससे समझ में आता है कि जगह जगह यहाँ के मुसलमानों के इमामों को गर्दन काट के लटका दिया गया था, कि इनके खून बहा दिया गया था। कई लोगों ने अपने अशफाकुल्लाह खान साहब हो या और कई ऐसे लोगों के इसके अंदर दिन रात तो मेहनत की, अपनी जान गंवाई है। तो आजाद करने के लिए जब इतना हिस्सा अकलियतों ने लिया किया है, तभी तो उस वक्त संविधान जब डिजाइन हो रहा था तो इनके इसका कंट्रीब्यूशन को समझते हुए, इनकी जरूरतों को समझते हुए इस चीज को इंक्लूजन में दिया था। तो इसलिए जो ना आज अगर अकलियतों के ऊपर होने वाले जुल्म को, चाहे वो मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो या बुद्धिस्ट हो, जो माइनॉरिटी में जो रहते हैं उनके खिलाफ अगर मेजॉरिटी का जुल्म ज्यादा होता, आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे, उनके हुकूक को महफूज करने का पूरा अतल इम्कान हम आवाज बुलंद करेंगे। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में रह के जो काम कर सकते हैं, एहतजाजी काम कर सकते हैं, वो करेंगे। ये हमारा राइट है। जी जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो हमारा अगला सवाल बहुत ही अहम है। आपका नाम बुलीबाई ऐप में भी शामिल किया गया था, इस पर आपका क्या रद्द अमल था? ये कैसी ऐप है और ये ऐप ज्यादातर मुसलमान खवातीन के खिलाफ क्यों इस्तेमाल की गई है? जी, ये बहुत अहम सवाल है जो आज सभी लोगों को समझने की जरूरत है। देखिए, बुल्ली बाई ऐप से कुछ 4-6 महीने पहले सुल्ली बाई ऐप नाम के, सुल्ली बाई नाम से आया था। वो तो ईद के दिन रिलीज किए थे। ईद के दिन बाज़ाब्ता मुस्लिम खवातीन, इंडिया के खवातीन, इवन पाकिस्तान की खवातीन के बारे में नाम भी आया था। उसके अंदर नीलाम करने का काम किए, बेचने का, मैंने फॉर सेल बोल के नाम थे, सुल्ली डील बोलकर। तो ये ईद के दिन मुसलमान खवातीन के बारे में ये ऐप आया था 4 महीने पहले। तो ये मुसलमान औरतें, वो भी सोशल मीडिया में जो वोकल है, जो आवाज उठाती है जुल्म के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ या अत्याचार के खिलाफ जो आवाज उठाती है, उन पर, उनके जुबान को, उनकी आवाजों को बंद करने का एक चक्कर थे। उस वक्त जो कुछ लोग उसके अंदर रिएक्ट करें, जो उसके अफेक्टेड लोग, जाके एफआईआर करवाए दिल्ली वगैरह में, लेकिन उसका उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। अगर रेस्पॉन्स नहीं मिला कि मतलब, बल्कि उसको थोड़ा सा पेंडिंग में डाल दिए थे, बाद में पकड़े जाते, पेंडिंग में डाल दिए थे। जिसके नतीजे में क्या हुआ, फौरी जब 1 जनवरी को, क्योंकि सब लोग खुशी मनाते हैं 1 जनवरी को, 1 जनवरी के दिन बुल्ली बाई ऐप से जो है ना 102 लोगों के नाम लिस्ट आउट करके, 102 लोगों के नाम से बुल्ली बाई को, बुल्ली बाई ऐप में शामिल करके इनको नीलाम करने की कोशिश किए, इनको सेल करने की कोशिश किए, जिसमें एक नाम मेरा भी था। तो ये इस तरह हम, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया में वोकल थे, हम लोग जो ना आवाजें उठा रहे थे, जहां पर भी जिसके ऊपर जुल्म हो रहा हो या गवर्नमेंट अपने रास्ते से हट रहे हो, हम आवाज उठा रहे थे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर एंड रिलीजन। तो ये उनको देखा नहीं गया, क्योंकि अब ज्यादातर जुल्म मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, तो जाहिर बात है हम ज्यादा बातें उनकी करेंगे। अब जैसा कि यति नरसिम्हानंद वगैरह जो वहां बैठकर जो है आवाजें उठा रहे थे, ये तो जेनोसाइड कॉल दिए थे, तो हम चुप बैठेंगे क्या? तो हम जो है ना उसके खिलाफ आवाज उठाते, पूरा सोशल मीडिया यति नरसिम्हानंद को अरेस्ट करने का कॉल दिए थे। वो कॉल को डाइवर्ट करने के लिए, वो मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए बुल्ली बाई आपको आगे लेके आए थे। लेकिन इससे पहले इसके पीछे का आपको बैकग्राउंड समझने की जरूरत है। हम सब जानते हैं एनआरसी सीएए के वक्त में शाहीन बाग आबाद हुई थी हैदराबाद, इंडिया में।
जी दिल्ली जी में पहला शाहीन बाग आबाद हुई थी, शाहीन नगर, शाहीन बाग में। और शाहीन बाग का वो जो देखा देखी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान खवातीन अपने घर से निकल के आकर बैठने लगे। कुछ लोग तो दिन भर रात भर बैठे थे, कुछ लोग अपने अपने वक्त के साथ चंद घंटे बैठे थे, कुछ लोग दिन में बैठे थे, कुछ लोग रात में। करने क्या थे, वहां जाके बैठे थे, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। चुप जाके बैठना, उसके अंदर उनके पास ना कोई। तो वो जो चीज, वो जो हुआ था वहां पर, जो अपने अपने घरों से पानी भी लेके जाके बैठ रहे थे, कि अब जो एक गलतफहमी थी, एक प्रोपेगेंडा था कि मुसलमान औरतें जो बुरके के अंदर पर्दा लगा के जो नकाब लगाती है, इनके दिमाग नहीं रहता, दिमाग कुंद रहता है, इनके समझने का सलाहियत नहीं है, ये चार दीवारी के अंदर कैद रहती है, सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन है। इस तरह की जो प्रोपेगेंडा चल रहा था, वो प्रोपेगेंडा पूरा फास्ट 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 हो गया। क्योंकि जब घर से बाहर निकलने का नौबत नहीं आया, लेकिन सीरियस मैटर में, सिटीजनशिप के मैटर में, जो इंडिया के विखार के मामले में अपने घर से निकलकर पूरे खवातीन अपने घर से बाहर निकल कर आई है, मुसलमान खवातीन। कि इंडिया की हिस्ट्री में पहला वाक्य है, पहला मौका है कि इंडिया में हिस्ट्री रचाई गई मुसलमान खवातीन ने। और उस चीज को पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देख सकते हैं, तमिलनाडु केरला तक शाहीन बाग बनी थी। क्यों? कि देखा देखिए हर जगह उसी तरह का शाहीन बाग बनी थी। ये बनने का वजह है मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह की चीजों को बताना ही नहीं चाहता। तो जी ये सब सोशल मीडिया के थ्रू प्रोपेगेंडा चल रहा था, फॉरवर्ड हो रहा था। अब होने की वजह से ये सारे चीजें, यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है, अब इतने लोग जमा हो गए, यहाँ पे दिन में इतने बड़े उम्र वाले आए हैं और छोटे बच्चे वाले आए, ये जो न्यूज चलने लगा सोशल मीडिया में, तो ये इनको गवारा नहीं हुआ। नहीं भाई, ये जो औरतें जो सोशल मीडिया में वोकल है, इनकी आवाजें दबा दो। फिर इनको इनका जो ना इनके जो बारे में जो बोलने वाले कोई नहीं रहते, जो हम मनमानी कर सकते हैं। ये असल वजह थी सुल्ली बाय और बुल्ली बाय ऐप में, ताकि ओकल रहने वाले मुसलमान आवाजों को दबा देंगे। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता। मुझे जब ये बात बता चला था कि जिस दिन ये रिलीज हुआ था, उस दिन मुझे नहीं पता था। एक स्पेस में किसी ने कहा था कि देखिए मैडम, हमारे मेरा नाम बुल्ली बाय ऐप में है। तो मैं उनको समझा रही थी, बहन आप अकेले नहीं हो, आपकी इस फाइट में हम साथ हैं। उस वक्त मुझे नहीं पता था मेरा नाम भी, उस रात मैंने बताया। उसके बाद फिर मैं दिल में रात में सो रही थी, सोते मैं सोची बेचारी वो लड़की क्या सोच रही होंगी, कैसा मेंटल टेंशन होगा, टॉर्चर कैसी हो रही होंगी, घर में किसी को पता होता कि नहीं होता, शेयर करने का मौका नहीं रहता होगा, क्या हालत होंगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में किसी मीटिंग में थी, पता चला मुझे फोन आया कि आपका नाम भी बुल्ली बाय ऐप में है। मैंने कहा, उस वक्त मुझे अफसोस हुआ था। मुझे डर खौफ या था ऐसा नहीं है, मुझे अफसोस हुआ था वो बुल्ली बाय ऐप में मेरे नाम डालने वाले के ऊपर। इसलिए कि ये समझ में आता है 20s 30s में रहने वाली लड़कियों को, औरतों को इस तरह का बुल्ली करना बहुत आम बात होगी सोशल मीडिया में। जी लेकिन मेरे जैसा 65 अबव वालों को इस तरह बुल्ली करना और इस तरह की बातें करना, सेल में लगाना, ये उनके मेंटल स्टेटस, उनके जो मेंटल स्टेटस के बारे में समझ में आया था। क्योंकि वो उतने छोटे उम्र में इतने बड़े औरतों के बारे में भी सेल लगा सकते, ऑक्शन कर सकते, तो उनका मेंटल स्टेबिलिटी क्या है। तो मुझे ये समझ में आया था, अगर ये पीढ़ी आगे चले जाएंगी इसी मेंटालिटी के साथ, तो देश का क्या होगा, ये देश बिल्कुल का क्या होगा। इसलिए अफसोस हो रहा था। और फिर मैं खामोश नहीं बैठी, क्योंकि इतने लोगों के साथ मुझे भी कुछ करना था। मैं नेक्स्ट डे जाकर मैंने एफआईआर किया, उनके ऊपर केस बुक की। और हैदराबाद में बुक करने के बाद फिर वो बॉम्बे वालों से भी बात हुई। अभी वो केस चल रहा है, बुल्ली बाय ऐप का केस हमारा चल ही रहा है। तो मुझे घबराहट, परेशानी, मैं बैक स्टेप हो जाऊं, मैं अकाउंट डीएक्टिवेट करूं, ये हरगिज नहीं। और ये ऐसा करने से ये जो इनके इरादे हैं ना, एक नाकाम हुए। हमारे जैसे, मेरे जैसा खालिदा परवीन 100 पैदा हो गया और लो बिल्कुल लो। हाँ, तो बिल्कुल ये जो है ना, इस तरह के मामला से पीछे हटने वाले कौम नहीं है ये तो सब समझ में आता है, तो सर पे कफन बन के निकलने वाले कौम है। बिल्कुल ये इन चीजों से डरने वाली चीज नहीं है, ये भी अब समझ में आ गया होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसी खवातीन हम सब के लिए बाइस एहतराम है। इससे मिलता जुलता एक अगला सवाल, आपकी बातों से तो साफ जाहिर हो रहा है कि आपको टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि आपका ताल्लुक एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से है। इस वजह से आपकी फैमिली या आसपास के लोगों को कभी मुश्किलात का सामना हुआ? नहीं, मेरे फैमिली में, क्योंकि मुझे मेरा काम पहले से जानते हैं मेरे फैमिली वाले, तो उनको पता है कि ये मैनेज कर लेंगे। तो मेरे घर वाले कुछ ऐसा घबराहट वगैरह में कुछ ऐसे नहीं आए ना। मुझे क्यों सोशल मीडिया में रहते वैक्स के लोगों से कोई किसी ने मशवरा नहीं दिया।
और मेरे आसपास में रहने वाले सभी मेरे से जैसा ब्रेव ब्रेव फेलोस है, चाहे वुमन हो या बच्चे हो, जो भी हो, ब्रेव फेलोस है, कि उनके ऊपर भी कोई असर नहीं हुआ, कि वो टेक इट एज, वी टुक इट एज अ चैलेंज, और ताकत के साथ आगे बढ़े, और ताकत के साथ। तो ये कुछ खास फर्क नहीं पड़ा हमको, खास कर बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ा। जी बिल्कुल। तो हमारा अगला सवाल, जैसे कि आप जानती हैं हिंदुस्तान में हिजाब एक बहुत बड़ी बहस बन चुका है। कर्नाटका के स्कूल में हिजाब पहनने पे भी पाबंदी लगा दी गई है, जिसकी वजह से मुस्लिम लड़कियों की तालीम मुतासिर हो रही है, जबकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हर शख्स को मजहबी आजादी देता है। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो जो इश्यूज जस्ट स्टार्ट हुआ था कर्नाटका के एक स्कूल में, वो 11th क्लास की लड़कियां, 12th क्लास की लड़कियां थी, जो स्कूल इस पे चल रहे थे, कि वहाँ के बच्चियां पहले भी हिजाब के साथ जाती थी, एक दुपट्टा वगैरह डालकर, लेकिन जब उनके पास मेल स्टाफ वगैरह हैं, वो महसूस करने के बाद तो वो लोग सर पे पूरी तरीके से हिजाब बाकायदा बनना शुरू कर दिए, बाकायदा बनना शुरू कर दिए, कि ये सोच के करे हैं वो लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम अपने मजहब को फॉलो कर सकते हैं, अपने मजहब को फॉलो कर सकते हैं। वहां जाके नमाज तो नहीं पढ़ी ना, बुरखा पहन के हिजाब लगा के जानेमाज बिछा के नमाज तो नहीं पढ़ी थी। वो कहती कि जब हम अपने अपने स्कूल में अपने मजहब के एतबार से हम हिजाब पहनकर, यूनिफॉर्म के ऊपर एक कपड़ा बनी थी सर पे से, यूनिफॉर्म के ऊपर एक कपड़ा बने थे, तो वो जो है वो यही सोच के गए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको इजाजत दिया। तो नहीं, अब ये सवाल कर रहे थे, कल तक नहीं आए थे आज क्यों आए, कल तक अगर गलती करते आज भी ना, आज भी करते रहे, ये कैसे सवाल? अगर वाले मैनेजमेंट वाले पूछे कल तक तो तुम पहन के नहीं आ रहे थे, आज अचानक तुम कैसे पहनने लगे, तुमको किसने सिखाया, ये क्या बात हुई? कल तक चोर था तो क्या जाहिर था आया तो चोर रहे? तो ये जो है ना, ये जो इस तरह के सवाल था, गलत हुआ। अब बच्चियां जो है ना उसको डिफेंड करी, डिफेंड करने के बाद वो ईगो पे आ गया था मसला, मतलब मसला ईगो पे आ गया था, ईगो पे आ गया। हालांकि लोकल में बैठ के पेरेंट्स के साथ बच्चों को बिठा के समझा के मसला हल हो सकता था, ईगो पे आने के बाद फिर वो पॉलिटिसाइज हो गया। पॉलिटिसाइज होने के बाद जब कोर्ट में अब जाने के बाद, कोर्ट में अभी आर्ग्यूमेंट में मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, कंटिन्यूसली सुन रही थी, डेली सुन रही थी लाइव लॉ में, कि बताया जा रहा था कि वहां पर ये आर्ग्यूमेंट चल रहा था, बल्कि जजमेंट जब आया था, ऑर्डर जब आया था, उसके अंदर में बताए जा रहे थे कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। भाई वहां पर मुद्दा था ही नहीं वो, कि क्या एक मुस्लिम लड़की हिजाब पहनकर स्कूल में जाना अलाउड है, कॉन्स्टिट्यूशन इसका इजाजत देता नहीं देता। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने के लिए कोर्ट को गए थे, रिलीजियस एसेंशियल प्रैक्टिस है नहीं है, कोर्ट को क्यों जाएंगे? वो तो मुफ्ती के पास जाएंगे, वो तो आलिम के पास जाएंगे। कोर्ट पे इसलिए कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में इसके अंदर क्या डिफाइन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली हम गलत करें या सच सही करें, ये पूछने के लिए पूरा आर्ग्यूमेंट पूरा इधर तरफ जा रहा था। एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, पर आप कैसा तय कर सकते हैं किसी के एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है? कोर्ट तय नहीं कर सकते। कोर्ट तो ये बोलना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है नहीं है, ये शहरी कर सकते नहीं है, ये हम तवक्कुल था। लेकिन हमारे तवक्कुल के खिलाफ उसका वहां से ऑर्डर आया, अब सुप्रीम कोर्ट गए में है, देखना चाहिए, देखेंगे। अब वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं रहा, जब इंटरिम ऑर्डर आया था उस वक्त बच्चियां तो जा रही नहीं था, अंदर जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन जो टीचर थे जो मस्तानी में वहां पढ़ाने वाले, उनको भी सड़क पे ही बुर्खा उतार दिया गया था। सब वीडियो वायरल हो रहे थे, सब लोग देखे होंगे। बुर्खा, हिजाब तो हिजाब, पूरा बुर्खा उतार कर उनको अंदर जाना पड़ा। इंटरनेट ऑर्डर में ये तो नहीं था, स्टूडेंट के बारे में था, स्टाफ के बारे में नहीं था। अब वो आग जंगल में आग तरह फैल गए, हर जगह जगह जगह, हर कॉलेज में कभी एग्जाम से रोक देना, कभी कॉलेज एंटर जाने से रोक देना, फलाना कर देना, हर जगह पर एक हिजाब का बड़ा इश्यू बनाकर हमारे सामने लेके आ गए। बल्कि जो है ना, ये एक हिजाब का मसला नहीं है, हिजाब के फॉर्म में हलाल का मसला भी चल रहा है। बहरहाल वो कर्नाटका एक लैब बना, कर्नाटका के एक लैब बना के टेस्ट कर रहे हैं वहां पर। आगे चल के पता नहीं, अल्लाह ताला हम सबको सब्र दे और सही रास्ता दिखाए। बिल्कुल, सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आपकी जवाबों से एक मिलता जुलता सवाल कि हाल ही में हिंदुस्तान की कर्नाटका हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हिजाब इस्लाम के लिए जरूरी नहीं है। तो ऐसा फैसला क्यों सामने आया जो माइनॉरिटी खवातीन की मजहब आजादी पे एक सवालिया निशान है?
लेकिन ये सवाल का जवाब अगर हम उनसे तलब करते हैं तो ये कहते हैं कि हम स्टूडेंट्स के बारे में बोले थे। स्टूडेंट्स का डिसिप्लिन, स्कूल यूनिफॉर्म होता है, डिसिप्लिन के लिए यूनिफॉर्म है, तो वहां पर कोई ऐसे मजहबी कोई नुमाया नहीं होना चाहिए। हम डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, ये बात बताते हैं, ये बात बोलते हैं। वरना तो अब आप जाए मार्केट में जाएं, कहीं जाएं, आप हिजाब पहन के जाएं, बुर्का पहन के जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्कूल में आने से आपको पाबंद किया गया। लेकिन उस ऑर्डर में एक्शन किया गया था, कॉलेज डेवलपमेंट कमिटी अगर यूनिफॉर्म में प्रेस्क्राइब किए हैं कि हिजाब नहीं पहनना चाहिए तो नहीं पहनना चाहिए। अगर किसी कॉलेज डेवलपमेंट कमिटी हिजाब को नो प्रॉब्लम, दे कैन वेयर हिजाब एज ए यूनिफॉर्म, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के ऊपर छोड़ दिया गया। तो लेकिन ये असल में बात यही कि मैं यही कहना चाहती हूँ, बार बार कहती हूँ, हो सकता है मेरी बात यहाँ किसी लोगों को पसंद भी नहीं आता, गलत भी साबित कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आई विल से अगेन एंड अगेन कि वह आर्ग्यूमेंट ही हमारा ये था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है हमारा, है कि नहीं। ये पूछने के लिए हम कोर्ट गए थे। कोर्ट को इसलिए नहीं गए थे कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि नहीं। बिल्कुल, और हम भी हिमायत करते हैं अपनी वो हिजाब वाली स्टूडेंट्स के लिए। अगला सवाल हमारा, नफरत अंगेज गुफ्तगू और तकरीरें सबसे ज्यादा अहम जरिया है मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के जरिए फैलाया जा रहा है। नफरत अंगेज तकरीरें पर काबू पाने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाना चाहिए? आप एक सामाजिक कारकुन के तौर पर इस मसले को कैसे देखती हैं? पहले तो हम अपना पर्सनालिटी को हम प्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में हम पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारा एक पर्सनालिटी बनी हुई है, बनेगा, बनना भी चाहिए कि हम वी आर पीस लविंग पीपल। हम लोगों की खिदमत करने वाले हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैस्ट, रिलीजन, जेंडर आल्सो, हम मदद करने हैं। तो हमदर्दी का जो हमारा अंदर का जो खूबियां हैं, एक सिफत है कि हम जो है पीस लविंग पीपल चले, ये हमारे इमेज डेवलप करना चाहिए। किसी भी एतबार से हम अपना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, जज्बाती नहीं होना चाहिए। सामने वाले जितना भी प्रवोक करे, जितना भी चाहे प्रवोक करे, हम अपने अपना उस जज्बात होना नहीं, हम वो जो चाहते हैं वो करना नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब रोकने का क्या तरीकेकार है? जब वो नफरत बढ़ाते हैं तो हम प्यार बढ़ाते रहेंगे। नफरत का जवाब प्यार से ही देना पड़ेगा। अब इस्लामी तालीमात है कि बुराई को भलाई से दूर करो, तो वो एक बार नफरत की स्पीच देंगे तो हम 10 बार मोहब्बत की स्पीच देंगे, मोहब्बत से देंगे स्पीच। हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, लेकिन हम जितना हो सकता है हम सुनाते रहेंगे, क्योंकि हमको तालीम ही इस तरह मिला है, हम जो ना बुराई को भलाई से दूर करना है, वो एक बात। तीसरी बात, हमारा जो रास्ता है कि इस चीज को रोकने का, कि अदालतें हैं, जाए कोर्ट जाए, केस फाइल करें, केस फाइल करके उस पर कार्रवाई करें। ये तीन तरीका है, और ये तीन तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया में अपना पैगाम, मोहब्बत के पैगाम भेजना है। डी रेडिकलाइजेशन करने का, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी रेडिकलाइज हो गए, डी रेडिकलाइज करने के तरीकेकार ढूंढना चाहिए, चाहे वो अखबारात के जरिए हो या मीडिया चैनल के जरिए हो, मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया के। हमारे बहुत से लोग आगे आकर इस पर आर्टिकल्स लिखना चाहिए, इसके अंदर गुफ्तगू करना चाहिए, इस पे एंगेज करना चाहिए। और एक लास्ट हमारा एक और ऑप्शन है कि उनका केस फाइल करें, जैसा हम भी केस फाइल कर दिया यतीन अरसे मानद के खिलाफ। हम ये कालीचरण के खिलाफ हमने FIR किया था यहाँ पर, फिर केस फाइल किए थे। तो ये तीनों तरीके इस्तेमाल करने की जरूरत है। बेहतरीन जवाब हमें आपकी तरफ से मिला, थैंक यू। हमारा अगला सवाल, लिंचिंग इंसानियत के खिलाफ एक बहुत बड़ा जुल्म है। मुसलमानों के खिलाफ लिंचिंग के वाकयात मुस्तकिल बढ़ रहे हैं। आए रोज लफ्ज जिहाद, कोरोना जहाद जैसे इश्यूज पर भी निशाना बनाया जा रहा है। आपके ख्याल में तशद्दुद के वाकयात में इजाफे का क्या सबब है? तशद्दुद करने के लिए कोई इनके पास कोई रीजन होना जरूरी नहीं है। तशद्दुद करने वालों को कोई रीजन हो, कोई जरूरत नहीं है। वो खुद रीजन बना लेते हैं, फिर उसका जवाबी कार्रवाई में किसी ना किसी को पीट देते हैं और लिंचिंग कर देते हैं। अभी हाल में कल का भी वाकया हुआ था, परसों का भी वाकया होता है, हर दिन आए दिन हर जगह कि किसी एक के ऊपर जुल्म, उनको टारगेट करना। अभी तो हाल में देखिए कर्नाटका में कि इसी तरह आज का सुबह एक वीडियो आया था, उसके अंदर होटल के अंदर लोग घुस गए, 8-10 लोग घुस गए हैं बजरंग दल के, और वहां जाकर जो कस्टमर खा रहा था हलाल
हलाल खाना, तुम ये हलाल खाना क्यों खाएंगे? अब कस्टमर से, वो ओनर के साथ भी नहीं, कस्टमर के साथ भी बिगड़ गए। अब 8-10 लोग मिलकर एक आदमी को कॉर्नराइज कर देंगे तो वैसे तो लिंचिंग होती है। उसको बिल्कुल। मारना, पीटना, उसको जख्म देना, जख्मी करना, वीडियो शूट करना। सबसे बड़ी बात ये है कि वो वीडियो भी शूट करते हैं, शूट करने वाले अलग होते हैं, मारने वाले अलग होते हैं, जी। जख्मी मजाक करने वाले अलग होते हैं। पूरे वीडियो शूट करके दो विदिन 9 सेकेंड वायरल करना, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि बाकी के लोग सब लोगों को डरा देना। देखो, अगर तुम हिम्मत करोगे तो तुम्हारे हाल ये होगा। ये डर के राजनीति करना चाहते, डराने के राजनीति करना चाहते हैं। तो हमको डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात भी करने की जरूरत है। इस पे हमको एक सोल्यूशन लाने के लिए हमको एकजुट होने की जरूरत है, एक तरफ होने की जरूरत है। लेकिन आए दिन इस तरह जुल्म हो रहा, ये पूरी दुनिया देख रहा है। सोशल मीडिया आने के बाद कोई मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया से जो चाहे वो दिखा सकते, ये नहीं रहा। हर जगह, हर जगह की बातें जो है ग्राउंड रियलिटी बाहर चले आती। जब बार बार इस तरह के रोजमर्रा की इस तरह के तशद्दुद को जब दुनिया देखेगी तो दुनिया के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ेगा यहाँ की गवर्नमेंट को। उसका ध्यान रखे, कम से कम दिल में हमदर्दी ना सही, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए यहाँ हम अमन पसंद लोग हैं, हम डेमोक्रेसी में रहने वाले, हम सेकेंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलने के लिए कम से कम उसका भरम रखने के लिए उनको इस तशद्दुद को रोकना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ। ऐसा ही एक और सवाल, तशद्दुद या जुल्म का निशाना बनने वाले मुसलमानों को पुलिस और जुडिशरी के जरिए भी इंसाफ नहीं मिलता। इसके अलावा मामला जैसे कि हिजाब के इश्यूज में हमने देखा मुसलमानों को जुडिशरी की तरफ से कोई इंसाफ नहीं मिला। तो मुसलमान पर होने वाले ये जुल्म और नाइंसाफी पे आप थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, शाहीन बाग जब हुआ था, दिल्ली राइट्स हुआ था, उस वक्त में बिला वजह वहां के मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद किए। वहां पे कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे बस्तियां हैं, वीरान हो चुके थे, बिल्कुल वीरान। पूरे घरों में आग लगा दिए, पूरे बस्ती के मुसलमान वहां से डिस्प्लेस हो गए। मुसलमानों को काट दिए थे, नीचे नाले में बहा दिए, धमा दिए थे। लोग घबरा कर इधर उधर भाग जा रहे थे। और जब वो रिपोर्ट करने के लिए पुलिस थाने जाते हैं तो पुलिस वाले खुद खड़े होके बस जगह पे अनजान रह रहे थे। वहां पे जाके उसकी सुनवाई कौन सुनेगा? अगर चले गया तो उसके ऊपर उल्टा इल्जाम हो जाएगा। तो जुडिशरी के ऊपर से पहले पुलिस स्टेशन में खुद बात जगह पे, दिल्ली जैसे मुकाम पर, मैं दिल्ली की बता रही हूँ यहाँ पर, दिल्ली जैसे मुकाम पर पुलिस से कोई मदद मिल नहीं रही, बल्कि उल्टा उनके ऊपर इल्जाम लगाया। अब जितने लोग यूएपीए के तहत अभी आज जेल के अंदर है, चाहे कन्हैया, सॉरी, उमर खालिद हो, खालिद सैफी हो, जी। और भी लोग हो यूएपीए के तहत और अंदर है, ये सारे लोग, इनका यूएपीए का बनता ही नहीं है, ये कुछ ऐसा जुर्म करे ही नहीं। लेकिन वो एक्ट ही ऐसा है, एक दफा वो नाम से एक्ट लग गया तो फिर बाहर निकलने के लिए बेल मिलना मुश्किल है। तो यहाँ ये है, यहाँ का हमारा मसला ये है कि ये इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो पुलिस स्टेशन में भी माइनॉरिटीज को सुनवाई नहीं हुआ वहां पर, दिल्ली में स्पेशली खास तौर पर। और हम देखे, त्रिपुरा में भी देखे थे, त्रिपुरा में एक छोटा सा सोशल मीडिया पोस्ट पे एक जर्नलिस्ट, कितने जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया था कि वहां पर होने वाले जुल्म का अगर मीडिया में, सोशल मीडिया में बताने से उनकी जिंदगी अजीरन कर दिए थे, कितने के लोगों के ऊपर ये पीए लगा दिए थे। तो यहाँ पर कि पुलिस स्टेशन सही है, जुडिशरी सही, ये जगह पे अब माइनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगी या माइनॉरिटीज के बारे में इंसाफ मिलेगा, ये ऐसा हवा में महल लगने लगा है कि ये होगा भी नहीं। हम ये भी नहीं बोल सकते कि मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर रहना है, यहाँ बसना है, जीना है और यही मरना है। उम्मीद तो रखना पड़ेगा, उम्मीद तो रखना पड़ेगा। हाँ, सिस्टम के अलबत्ता चेंजेस आना चाहिए सिस्टम के अंदर। जिस तरह वो रोटन हो गया, जिस तरह वो सड़ गया है, वो सड़ा हुआ उस सिस्टम को फिर नॉर्मलाइज करने के लिए अच्छे लोगों को आगे आना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट के रिलीजन। अच्छे लोगों का आना चाहिए, इंसानियत पसंद लोगों का आना चाहिए, इंसाफ पसंद लोगों को इस तरफ जगह पे आना चाहिए। ना कि इस तरह के जो ना जुल्म करने वाले हों, इस तरह जो नफरत करने वाले इन जगह पे जब तक फायज रहेंगे, चाहे कोई भी सिस्टम के अंदर किसी अकलियत को क्या, जिसको वो नहीं चाहते, अकलियत तो दूर की बात है, जिसको वो नहीं चाहते उनको इंसाफ नहीं मिलेगा।
ये असल हकीकत तो यही है। हमारी ख्वाहिश है कि तमाम माइनॉरिटीज को इंसाफ मिले। हमारा दूसरा सवाल ये है, इन तमाम मसले पे आवाज उठाने में तशद्दुद शिकार लोगों को लीगल और सोशल मदद फराहम करने के लिए कौन सी लोकल और बैनुल अक़वामी तंजीमें मौजूद हैं और वो किस तरह इस मसले को हल कर रही है? देखिए, मैं अब शायद यहाँ के कौन से तंजीमें काम करती हैं हम नहीं बता सकते, इसलिए कि कुछ लोग जो है ना ओपनली आके काम करते हैं, कुछ लोग किसी की मदद कर देते हैं और कुछ चीज़ें हमको मालूम, कुछ चीज़ मालूम नहीं है, तो आप पूरे तरीके से कंफर्मेशन वाला ये बगैर मैं यहाँ की कोई तंजीमों के बारे में नहीं बोल सकती हूँ। बैनुल अक़वामी अब मुझे तो इसमें भी ह्यूमन राइट्स फोरम्स इतने बड़े-बड़े बातें करते हैं, मुझे कहीं नज़र नहीं आता ह्यूमन राइट्स में ह्यूमन राइट भी है कि नहीं। तो अब पूरी तरीके से मैं इस मामले में बहुत मायूस हूँ कि बाहर से कोई मदद आया है अभी तक। हो सकता है कभी-कभी कोई मीडिया हाउसेस जो है ना रिस्पॉन्ड करती है, स्टोरीज़ छपा देती है, उससे कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ा। कोई आके यहाँ पर इस तरह ज़ुल्म क्यों कर रहे हैं, इंसाफ के लिए आके खड़े हो गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैं मुल्क के बाहर की कोई तंज़ीमों के बारे में बहुत ज़्यादा बता नहीं सकती क्योंकि ऐसा कोई मिला ही नहीं। एक आध दफ़ा किसी मीडिया में आ गया होगा कि मीडिया में छप गए यहाँ के वाक़यात, दैट्स ऑल। लेकिन कोई ऐसा आवाज़ उठाकर इनके ऊपर तुमने इतना तशद्दुद किया, इन लोगों को रिहा करो या इनको इंसाफ दो, ऐसा कोई बात ही नहीं हुई। अब यही है कि अपने तकदीर में जो है वो लड़के जीतेंगे इस तरह अपनी तकदीर के ऊपर भरोसा करके जो भी चल रहा है और जो बच्चे अंदर है जिसके पेरेंट्स बाहर है कि बेकसूर बच्चा अंदर चला गया है, उनके हालात पे रहम आकर उनके लिए कुछ करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। यही हम कर लिए तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि फाइट करने वाले तो फाइट कर रहे हैं, जो लीगली करने वाले और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अलबत्ता ये बात बोलना चाहती हूँ, बहुत से ऐसे वकला हैं यहाँ पर, ये केसेस पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो भी मुस्लिम भी, नॉन मुस्लिम भी सही। लोग क्योंकि उनको लगा कि ये छोटे से बच्चे हैं कम उम्र 20s 30s के अंदर के, ये देशद्रोह कैसे हो सकते हैं? ये देशद्रोह के कैसे-कैसे काम किए? हम ये केस हम अपनी तरफ से फ्री लड़ेंगे। ये बहुत खुशाइन बात है। इंशाअल्लाह हम अल्लाह तो बहुत बड़ा है कि वो तो मिनटों में सब काम एक ठीक कर देता है। हो सकता है कि ये वक़्त बदलेगा, इंसाफ मिलेगा, यही उम्मीद के साथ। इंशाल्लाह ज़रूर, बिल्कुल। जैसे कि आप अच्छी तरह जानती हैं, दुनिया एक वबाई मर्ज़ की लपेट में है, तो इस नाज़ुक दौर में आपने मज़लूम लोगों के लिए बहुत मदद की है। तो आप रोशनी डालना चाहेंगी कि मुसलमानों को किस किस्म का इम्तियाज़ी सलूक का सामना करना पड़ा कोविड के दौरान? कोविड के वक़्त में मैं मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की बात नहीं कर सकती क्योंकि ये हमारे लिए सिर्फ़ बीमारी थे। कि वहाँ पर जहाँ तक मेरा ख़्याल हुआ है, मैं अपने जिन लोगों के साथ काम कर रही थी, कोई भी इस तरह के डिफरेंशिएट भी नहीं किए थे। ये मुसलमान है, तो हिंदू है, ऐसा डिफरेंशिएट भी नहीं किए थे। ये सभी लोग मिलकर किए थे और मैं भी उसके अंदर बहुत पेश रही। हम लोग तो माइग्रेंट्स इंडिया के मुख्तलिफ स्टेट से यहाँ पे आए थे हैदराबाद में काम काम के लिए लेबर्स वग़ैरह और वो बैचलर्स भी थे, फैमिलीज़ के साथ भी थे। तो हम लोग ने उनको माइग्रेंट्स को पहले जब जैसा कर्फ्यू मतलब यहाँ पे हो गया था, उस वक़्त कर्फ्यू क्या लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन में हमको उन लोगों को अनाज वग़ैरह पहुँचाए थे। और मुसलसल किसी को भूखा नहीं रखना इस तरह बहुत से लोगों की मदद से ऐसा नहीं कि नहीं एक आदमी से, बहुत से लोगों की मदद से बहुत लोगों ने मदद के लिए आगे आया था और फिर उन लोगों को राशन पानी पहुँचाया, उसके बाद में फैमिलीज़ को पहुँचाया, उसके बाद में क्या हुआ था, उसके बाद लोकल वालों को एड्रेस किया। उसके बाद फिर हम लोग जो किए थे कि ये लोग जब जाना चाह रहे थे, जब 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, उनका बर्दाश्त खत्म हो गया था क्योंकि जहाँ रह रहे थे वहाँ पे पानी नहीं, एक टाइम खाना मिल रहा था, कभी किसी के सहारे हो जा रहे थे, कोई पैसा नहीं था। क्या बाज़ घर में छोटे-छोटे बच्चे थे, बाज़ को दूध मिल रहा था, बाज़ को मिल भी नहीं रहा था। हम तो कोशिश कर रहे थे कि हर किसी को दूध मिले, मैं और हमारे कुछ जर्नलिस्ट वगैरह भी हम लोग दूध के लिए बहुत कोशिश की है, जहाँ पर भी जिसको दूध के डब्बे चाहिए होते हैं, उन बच्चों को पहुँचाने का डिफरेंट एरियाज़ में, सेरेलैक वगैरह इसका भी इंतज़ाम किए थे हम लोग। लेकिन काफ़ी तो नहीं होता ना, जैसा अपने-अपने घरों में अपने-अपने बच्चों के लिए लेके आते, उतना तो हम नहीं प्रोवाइड कर पाते। कहीं-कहीं लोग हमारे से अप्रोच ही नहीं कर पाते। तो इस तरह के लोग जब जाने लगे थे, तो हम उनके लिए बसेस का इंतज़ाम किए थे। ये बसेस उनको टिकट वगैरह लगा के पूरा बस बात करके, ट्रेन से कुछ लोग रवाना किया। मेरी ज़िंदगी में एक खुशी की बात ये बताना चाह रही हूँ कि एक फ्लाइट जो चार्टर्ड फ्लाइट यहाँ के लिए मुहैया हुआ था,
तो यहाँ पे एक मदरसे में 22 बच्चे थे, छोटे छोटे बड़े डिफरेंट साइज के मौलाना थे। उन लोगों को यहाँ से बिहार जाना था, बिहार के किसी खेड़े गांव के थे। तो हम उस फ्लाइट में वो बच्चों को और उस्ताद को भेजने के इंतजाम कर सके। और लास्ट मतलब जब तक वो बोर्डिंग पास लेके अंदर नहीं गए, मैं वहाँ एयरपोर्ट से बाहर नहीं आई, क्योंकि उससे पहले एक फ्लाइट गया था, लेकिन हमारे लोगों को फ्लाइट में जगह नहीं मिली थी। तो फिर मैं तो फाइटर हूँ, मालूम है आपको। मैंने कहा अब तो हमारे लोगों को ये फ्लाइट में जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। बोले कि नहीं भाई, मिल जाएगी आप लोगों को। तो जब तक बच्चों के हाथ में बोर्डिंग पास नहीं देखी, मैं एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकली। जबकि उस वक्त भी हमारे पास जो है ना लॉकडाउन चल रहा था, क्योंकि मेरे गाड़ी की परमिशन था, क्योंकि हम काम कर रहे थे, जाके काम किए। तो बहुत इस तरह की खुशी की बात भी हुई कि हम जो है ना छोटे छोटे बच्चों को बहुत वक्त वक्त पे भिजा दिए थे। और उसके अलावा सेकंड जब लॉकडाउन हो रहा था, उस वक्त तो बहुत से मौत वाकयात हो रहे थे। और हम हमारी तंजीम की तरफ से एक गाड़ी बनाए थे। गाड़ी में जो है डेड बॉडीज को हॉस्पिटल से शमशान घाट, डेड बॉडीज से कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतने डेथ हो जा रहे थे और ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनको 12,000 15,000 देना पड़ रहा था गाड़ी में बॉडी को ले जाने के लिए। तो बाद लोगों के पास पैसे नहीं थे, वो छोड़ के जा रहे थे। तो उस ऐसे लोगों को मदद करने के लिए हमने अपनी एक गाड़ी लिए, गाड़ी निकाल कर जो है डाले थे, डेली 2-3 जैसे बॉडीज आते थे उनको पहुंचाते थे। हमारे देखा देखी बाद में कई लोगों ने इस शहर में उस तरह के गाड़ियां मुहैया की हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली, यहाँ से वहां ले आने के लिए। और फिर सेकेंड लॉकडाउन में क्या होता है, ट्विटर में एक बड़ा अच्छा ग्रुप हम तैयार हो गए थे हैदराबाद में, हैदराबाद के अतराफ के, कि हम लोग ब्लड, प्लाज्मा, बेड्स, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर, ये तमाम चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन फराहम करते थे। कोई आए हैं किसी जगह से, उनको बेड चाहिए, कहाँ पे मौजूद है, पूरी टीम मिलकर टीम वर्क था। तो वो कभी मतलब स्ट्रेचर पे ना बैठ सके, स्ट्रेचर सीधा वो हॉस्पिटल पहुंच सके और हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराने का काम कर रहे थे। ऐसा काम बहुत आसानी के साथ। और इसके साथ साथ मैं हैदराबाद पुलिस का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जब भी हम उनको टैग करते थे कोई इस तरह की इश्यूज पर, वो फौरन हमारा रिप्लाई करते थे और वो भी हमारा मदद करते थे। उसी तरह जो है ना यहाँ की जीएचएमसी म्यूनसिपालिटी, जो जीएचएमसी थी, ऑनलाइन जीएचएमसी क्या उस पर टैग करती थी और ऑफलाइन कमिश्नर को टैग करती थी। वो लोगों ने भी हमारी स्ट्रीट को पढ़कर हमारा पूरी मदद करे। और जहाँ पर हमको राशन पहुंचाना था, हम दूर नहीं जा सके, वो अपनी तरफ से पहुंचा कर हमको रिप्लाई किए थे। उस तरह 5 सुसाइडल कॉल्स आए थे इस दरमियान में, उस दौरान में। वो जो टाइमलाइन से मुझे मतलब रेफर करते थे, क्योंकि आई एम ए फैमिली काउंसलर बेसिकली। तो मेरे पास जब वो कॉल्स आते थे, उनको बहुत तरीके से समझा के, ऑनलाइन में बात फोन पे समझा के उनको सुसाइडल थॉट से वापस लाना, फिर नेक्स्ट डे उन तक पहुंचाना और गिजा वगैरह इस तरह के काम किए। तो इस तरह ऐसे बहुत से काम हमने किया। रात में 10 बजे मैं गाड़ी लेके खजूर पानी लेके निकलती थी, लास्ट रमजान की बात बता रही। निकल कर जो लोग जाते हैं, क्योंकि ठंडा वक्त में लोग बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जाना चाहते, सर पे सामान रखे, हालांकि कोई सवारी नहीं रहती थी, चलते रहते थे रोड पे। तो उन लोगों को खजूर देना, पानी देना। बस प्रेग्नेंट वुमेन्स को गाड़ी बिठाने के लिए बोले, तो कुछ लोग बैठे थे, कुछ लोग डर रहे थे कहीं ले आके पुलिस स्टेशन बिठा देंगे। तो इस तरह के बहरहाल बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं। हम कोशिश करें दिन रात, हमने नींद को नहीं देखा। हमने नींद हमें बहुत मुश्किल 3-4 घंटे सो रहे थे। जब भी उठ रहे थे, अपने मोबाइल में देख रहे थे, इनको ये चाहिए, उनको वो चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए, इस तरह के काम कर रहा था। मेरा अल्लाह ताला ने हमसे ये काम ले लिया। अल्लाह का शुक्र है कि बंदों काम करने में हमारी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। जी बेहतरीन। सबसे पहले तो मैं आपकी कोशिशों की तारीफ करना चाहूंगी। आप जैसे लोगों की दुनिया को जरूरत है। हमारा अगला सवाल, एक वेल नोन सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं कि वो कैसे मुश्किलात का सामना कर सकते हैं? बिल्कुल। जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, स्पेशली कि हम अच्छे अच्छे कॉज के लिए, तो घर से शुरू करते था शैतान हमको रोकने के लिए। घर में ऐसे कोई मसरूफियत के, कोई बच्ची बीमार हो गई ना, तो फलाना मेहमान आने वाले हैं, वहां से शुरू हुआ था हमारे काम रुकावट करने के लिए। लेकिन हमने उससे निपट कर जो है ना, फिर भी अब काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे सारे मसले, घर से निकलना आसान हो जाता। जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमको ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी के खवातीन से मैं कहना चाहती हूँ, गुजारिश करती हूँ, हमारा कुछ लिमिट्स, अल्लाह ताला घर से बाहर निकलने के लिए कुछ लिमिट बताया है, लिमिट प्रेस्क्राइब किया है हमारे पर। उस लिमिट्स में लेके हम काम कर सकते। हमारा ये पर्दा, हमारे ये हिजाब, हमारे ये नकाब हमारी तरक्की के लिए, काम करने के लिए आड़ बिल्कुल नहीं है।
बिल्कुल और नहीं है। सारे काम हम लोग पार्लियामेंट में जा सकते हैं इसी तरह, हम लोग असेंबली में जा सकते हैं इसी तरह, पुलिस स्टेशन जा सकते हैं इसी तरह, हम किसी से बात करते हैं इसी तरह, कि पूरी जगह पे हम वो सारे काम कर सकते हैं जो हमको करना चाहिए। तो हमारा अलबत्ता लिमिट छोड़कर हम अपने अपने कम्युनिटी से बाहर जा काम करेंगे तो बहुत ज्यादा कमेंट्स का सामना करना पड़ेगा जो हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। एक तो अल्लाह ताला की आजमाइश हो जाती, फिर सामने वालों का बहुत ज्यादा जुल्म हमारे ऊपर होता। और ये जब उसके बावजूद भी लोगों का कहना होता है कि देखो सुबह उठते शाम उठे यही कहा, अच्छा ये सोशल वर्क मिल के निकल जाती है, घर में कुछ टिकती नहीं, इसका पैर टिकता नहीं, इस तरह के कमेंट भी आते हैं। लेकिन इन्ना वाला अमल भी नहीं आता, उनके किसी कहने पे हम बिल्कुल। अपना जो जो हमारे मकसद के तहत हम जा रहे हैं, कि हमारा मकसद है कि जुल्म कम हो, खत्म हो, बल्कि किसी के ऊपर जुल्म ही ना हो और उनके लिए हम एक सहारा बने। तो हम उस नियत के साथ बाहर रहता, हमारा गोल वो अगर रहता तो ये छोटे छोटे जो हमारे लिए रुकावटें आती हैं बिल्कुल नहीं आती। हाँ, और बड़े रुकावटें भी आती है अगर गवर्नमेंट की तरफ से कभी होता है, कभी आईबी वाले फोन करते हैं मैडम आप कहाँ जा रहे हैं, इस तरह की भी आजमाइश आती है, वो भी आजमाइश है कि अगर आ जाते हैं तो वो जो है हमारे रुकावट की बात नहीं है वो, क्योंकि हम वो कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं नहीं। सोशल वर्क करना, किसी का आंसू पोंछना या किसी का रास्ता चलने वालों का रास्ता दिखा देना, या कि जो प्रॉमिस किए हैं गवर्नमेंट प्रॉमिस के खिलाफ गवर्नमेंट काम किए तो पूछना, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। जब गैर कानूनी काम नहीं है तो ना पुलिस से डरने की जरूरत है, ना आईबी से जरूरत है, सीबीआई से जरूरत है, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तो हम जो है ना अपने जिंदगी जिस तरह इस्लाम ने हमको सिखाया कि सच्चे रहो और जो रिश्वत मत खाओ और किसी को धोखा मत दो और हमदर्दी के साथ जियो, और ये काम इसी तरह इसी पर्सनालिटी के साथ हम कोई काम करेंगे तो हमारे आजमाइश आएंगी और चले भी जाएंगी। और हमारा पर्सनालिटी बाहर लोग महसूस करते हैं, हमारा वजन जो ना हम, क्योंकि कुरान के अंदर की आयतें पूरा बावजन है, और बावजन बिल्कुल। आयतों को अपना अमली जामा में हम डालते तो हमारा पर्सनालिटी में वजन आ जाती है। जब हम वजनदार हो जाएंगे अपने एतबार से, अखलाक के एतबार से, अमल के एतबार से, तो सामने वाले 2 कदम पीछे हो जाएंगे। तो हमको जो है ना अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने जुबान से, अपने ओलिया से लोगों को मनवाने के लिए आगे जाना है। यही मेरे बहनों को मैं पैगाम देती हूँ। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने। हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, किस तरह सारेम और आप माइनॉरिटीज के हुकूक के लिए मिलकर काम कर सकते हैं और जनूबी एशिया में मुस्लिम खवातीन की किस तरह मदद की जा सकती है? मैं मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि किसी ने कहा, आज पहली दफा शायद किसी ने पूछा मेरे से क्या हम आप लोगों की मदद कर सकते हैं क्या। मोस्ट वेलकम भाई। मदद के बगैर, एक दूसरे की मदद के लिए हम दुनिया में कुछ बिल्कुल। नहीं कर सकते। कि अल्लाह ताला ने रिश्ता जो बनाया, शौहर के लिए बीवी, बीवी के लिए शौहर, माँ बाप के लिए बच्चे, बच्चे माँ बाप के लिए, अड़ोस पड़ोस से सारे सोसाइटी बनाया एक दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। कभी मैं आपकी जरूरत पूरी करती हूँ, कभी आप मेरी जरूरत पूरी करते हैं। आज का हमारा बिल्कुल। इंटरव्यू भी आप मेरे बारे में वहां बिल्कुल। समझाना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि आपसे मेरे ताल्लुकात मजबूत करो। मेरे भी जरूरत है, आपकी जरूरत है, तो कुछ जरूरतें आपकी पूरी हो रही है, मेरी जरूरतें आपकी पूरी हो रही है। तो ये तरह मदद के साथ ही सब कुछ काम कर सकते हैं हम लोग, चाहे इल्म हासिल करने मामला हो, या मामला करने के मामला हो, या दौलत कमाने के मामला हो, दौलत को सर्व करने वाला मामला हो। तो मोस्ट वेलकम, मैं सारिम के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूँ। हमारी की मदद की जरूरत है, हर तरह का भी, मॉरली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, हर हर तरीके से मदद हम आपसे लेंगे, और हम भी आपसे जो हमसे हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। और आखिर में मैं आपके वक्त के लिए आपका शुक्र अदा करना चाहूंगी और आपको आने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में दावत देना चाहूंगी जो कि कोविड के बाद होगी। क्या आप हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में शामिल होने और पाकिस्तान आने में दिलचस्पी रखती हैं? मैं अगर अगर मुझे पर होता ना, पूरा दुनिया फिर के आ जाऊंगी, पर होता, पर नहीं है। लेकिन जरूर, क्यों नहीं, पाकिस्तान क्या इंडिया, दुनिया के किसी कोने में भी इस तरह की अगर मीटिंग अगर है तो हम आने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि यहाँ की गवर्नमेंट हमको परमिशन दे। परमिशन दे तो अभी पता चला राना अयूब को रोक दिया, यूके जा रहे थे उसको रोक दिया गया। तो उस तरह अगर इंडिया की परमिशन अगर नहीं है तो नहीं आ पाएंगे, वरना तो हम तो आने के लिए तैयार है। मैं कह रही ना, पर अगर नहीं रहा, पर रहता तो उड़ के आ जाते वैसे, लेकिन परमिशन के साथ इंशाल्लाह जरूर आएंगे। मेरी तरफ से पाकिस्तान के और सारे जितने भी रिलेटेड आपके लोग साथ हो, सबके सबके लिए मेरी तरफ से सलाम फरमा दीजिएगा। हम आए ना आए आपके साथ हैं,
और हो सकता है अगर ना आए पाए तो इस तरह जूम का कोई इंतजाम कीजिए, मैं शरीक हो जाऊंगी वहाँ पर। जरूर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी साथ बना रहेगा। जज़ाक अल्लाह। खुदा हाफिज, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सबका शुक्रिया बहुत बहुत।